दोस्तों आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल एपिसोड 6। अजीबोगरीब ख्वाब और लंबी रात से लड़कर एक खूबसूरत सी सुबह हो चुकी थी। खिड़की से झांकती हल्की धूप रूही के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और रात के विचारों में डूब गई। तमाम तरह की चीजों को सोचते हुए वो नीचे नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंची तो देखा कि वहां मॉम और उसके पापा के अलावा भी कोई मौजूद था। उसका हुलिया किसी बाबा के तरह लग रहा था। बड़े लंबे बाल, माथे पर टिका, वो एक लाल बड़े से कपड़े में खुद को लपेटे हुए एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हल्के बुदबुदा रहे थे। त्रिपाठी जी ने रूही की ओर खामोश रहने का इशारा किया तो रूही कुछ पल ठहर कर उन्हें देखने लगी। कुछ देर में उसने धीरे से आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। आओ रूही बेटा, इधर बैठो, त्रिपाठी जी ने रूही से कहते हुए कुर्सी की ओर इशारा किया। रूही जो थोड़ी परेशान दिख रही थी, बिना कुछ बोले वहां बैठ गई और अपने पापा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। यह बाबा सूर्यांश जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। हमने उन्हें तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया था तो उन्होंने इन्हें हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। त्रिपाठी जी ने रूही को पूरी बात समझाते हुए कहा तो बाबा के शिष्य ने भी रूही की आंखों में देखा। हाँ, अब बस इसी सब की कमी और रह गई थी। अलका जी ने दूर देखते हुए तंज में कहा, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, यह ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा तो रूही ने हैरानी से और त्रिपाठी जी ने गुस्से से अलका जी को घूरा। बाबा जी के शिष्य ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रूही की ओर हाथ बढ़ाया और कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। एक पल के लिए रूही उलझन से देखती रही, फिर उसने भी खड़े होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस शिष्य ने रूही की कलाई पकड़ी और फिर से आंखें मूंद कर बुदबुदाने लगे। वो कई मिनट तक यूं ही रहे और फिर तेजी से हाथ झटकते हुए पीछे हटे। वो एक नहीं है, दो हैं, उन्होंने तेजी से कहा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रूही और बाकी सब हैरत से शिष्य को देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले रूही कुछ बोलती त्रिपाठी जी बोल पड़े, कौन दो हैं? बुरे साए, आत्माएं, या जो भी तुम उन्हें नाम दो। शिष्य ने ना जाने क्यों रूही की ओर पीठ कर ली और त्रिपाठी जी की ओर चेहरा करते हुए बोले, वो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक शक्तिशाली और एक कमजोर। क्या बकवास है यह? अलका जी ने गुस्से से कहा तो शिष्य के बोलने से पहले ही त्रिपाठी जी बोल पड़े, तुम चुप रहोगी प्लीज, उन्होंने गुस्से से कहा और फिर दूसरी ओर देखते हुए बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले यह देखना होगा कि यह सिर्फ इस लड़की से जुड़े हैं या फिर घर से। इसके लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूही को घर से अलग रहने के लिए भेजना होगा, शिष्य ने कहा तो त्रिपाठी जी और रूही एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन वो जो भी है, उसने मुझे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल ख्वाब आते हैं मुझे, डरावने ख्वाब। रूही ने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो तुम इंतजार करना चाहती हो, शिष्य ने कहा और कुटिलता से मुस्कुराए। वक्त रहते निकल जाओ इससे लड़की, लेकिन वो रहेगी कहाँ? अगर वो चीज उससे जुड़ी हुई होगी तो वहां तो और भी खतरे में होगी। त्रिपाठी जी ने बीच में बोलते हुए कहा, तरीका यही है, चूंकि पहले रूही प्रभावित हुई है इसलिए हमें इसी से शुरुआत करनी होगी। शिष्य ने अपनी बात कही, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं और रहने के एक जगह है मेरे दिमाग में, कॉलेज हॉस्टल, रूही ने कहा और मन में विचार किया कि यह वहां जांच पड़ताल करने के लिए भी बेहतर रहेगा। मैं कुछ दिन वहां रह सकती हूँ। त्रिपाठी जी कुछ उलझन में दिखे लेकिन फिर मान गए। अलका जी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए बस खामोश रहीं। यूं तो रूही को इस सब पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। गुरुजी के शिष्य ने जाने के लिए विदा ली और बताया कि वो लगातार कुछ दिनों तक रूही की गैर मौजूदगी में घर विधिया करेगा ताकि स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हो सके। पूरा दिन वो कॉलेज में इसी कशमकश से दो चार रही थी। उसने दिव्या और जॉन को सारी बात बताई, यह भी कि ख्वाब में उसने क्या देखा और यह भी बाबा के शिष्य ने क्या कहा। हालांकि वो बात अलग थी कि दोनों की ही इस मामले में अलग अलग राय थी। जहां जॉन को इसमें सच लगा वहीं दिव्या को ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं। शाम हो चुकी थी और रूही तय प्लान के मुताबिक कॉलेज के बिल्कुल पीछे बने बड़े से हॉस्टल के सामने खड़ी उसके ऊंचे 3 मीनारों को देख रही थी। त्रिपाठी जी ने प्रिंसिपल भीमसेन जोशी जी से बात करके उसके कुछ दिन रहने का इंतजाम करवा दिया था। वो हॉस्टल में दाखिल हुई और वार्डन ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। वो दूसरी मंजिल पर लाइन से बने कई कमरों में सबसे अंतिम था।
शायद इसलिए कि रूही वहां बेवक्त आई थी, इसलिए शुरुआत के सभी कमरे भर चुके थे। हालांकि उसके आने के कारण उस कमरे की साफ सफाई कराई गई थी, लेकिन फिर भी देखकर लगता था जैसे कि काफी समय से वो बंद रहा होगा। उसने अपना बैग एक और पटका और कमरे को देखने लगी। चूंकि वो पहले कोई शाही महल के कमरे रहे होंगे, इसलिए उनकी विशालता देखने लायक थी। रूही ने चारों ओर देखा और कभी रही उसकी भव्यता के बारे में विचार किया। वो उसके ठीक पीछे लगी शीशे की खिड़की की तरफ गई जो पीछे जंगल की ओर खुलती थी। उसने खिड़की खोली और शांत और विशाल जंगल को एक नजर देखा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने देखा कि एक दो लड़कियां दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। हाय रूही, राइट? उनमें से एक ने चहकते हुए कहा तो रूही भी मुस्कुराते हुए आगे आ गई। जी हेलो, रूही ने कहा। मैं फराह और यह मेरी रूममेट अवनी, फराह ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। आपके जस्ट बगल वाला रूम हमारा है। रूही ने उन्हें अंदर बुलाया। हालांकि उनमें से एक, अवनी, आते हुए थोड़ी हिचकिचाई थी। वो बैठकर बातें करने लगी तो रूही वहां के बारे में थोड़ी जानकारी पूछने लगी। यह कमरा काफी समय से बंद था, क्यों? रूही ने पूछा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ, इसमें हमारे सामने कभी कोई नहीं रहा, अवनी ने अटकते हुए कहा। कहते हैं कि यह कमरा राजकुमारी सूरीरत्ना के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। कहते हुए अवनी ने उसकी छत को निहारा। राजकुमारी सूरी? कौन? रूही ने इससे पहले यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। जब उसने सवाल किया तो फराह और अवनी दोनों ने एक दूसरे को देखा। लगता है तुम्हें इस किले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फराह ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा तो रूही जवाब में हल्का मुस्का दी। वो दरअसल मैं इस कॉलेज में नई हूँ और शहर में भी, तो ज्यादा कुछ जानने का मौका नहीं मिल पाया है, रूही ने कहा। वैसे मुझे कुछ पूछना था। क्या हम हॉस्टल की छत पर जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन वहां जाना क्यों है? अवनी ने तेजी से कहा। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। ऊपर कोई नहीं जाता, खासकर रातों में। मुझे पूरा किला देखना है ऊपर से, रूही ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या तुम प्लीज मुझे लेकर चल सकती हो? पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, लेकिन फिर उसकी जिद करने पर मान गईं। वो तीनों सीढ़ियों से चलती हुई ऊपर चली गई, जहां छत पर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा लगा रखा था। उसकी हालत देखकर सच में रूही को यकीन हो गया था कि यहाँ वाकई ज्यादा कोई आता जाता नहीं होगा। दरवाजे को धक्काते हुए तीनों उस विशाल महल की छत पर थे, जहां पर सामने की ओर 3 बड़े गोल और ऊंचे मीनार खड़े हुए थे। रूही बीच वाले मीनार की ओर बढ़ गई, जो बाकी दोनों की तुलना में थोड़ा ऊंचा और बड़ा था। उस मीनार का हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसा कि उसने ख्वाब में देखा था। वो एकटक उसे घूरती रही, जबकि फराह और अवनी उसे अजीब तरह से देख रही थीं। इतनी गौर से क्या देख रही हो? फराह ने कहा और उसके बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गई। उस मीनार में लगे दरवाजे का एक हिस्सा टूट चुका था और बाकी जर्जर हालातों में एक और को लटका हुआ था। नहीं, कुछ नहीं, रूही ने बात बनाते हुए कहा और उसमें जाती सीढ़ियों को घूरती रही। अब हमें चलना चाहिए, अवनी ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसे ही रूही ने भीतर को कदम बढ़ाना चाहा तो अवनी ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो लड़की? उसकी आंखों में अजीब सा डर था। अरे मैं तो बस, रूही ने टूटे शब्दों को जोड़ना चाहा। क्यों, क्या हुआ? कहते हैं यहाँ उसको कैद किया गया था, उसके बगल में खड़ी फराह ने ऊपरी गुंबद की ओर देखते हुए कहा। उसे किसे? रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, वही जिसके बारे में मशहूर है कि वो आज भी किले की पीछे वाली झील में रहती है। फराह ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा तो अवनी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। अब बस, मैं नीचे जा रही हूँ, अवनी ने फराह से गुस्से से कहा। और तुम भी? कौन रहती है झील में? रूही ने ऊंची आवाज से कहा। और तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि वो डर से कहीं ज्यादा है, अवनी ने मुड़ते हुए कहा और जाने लगी तो रूही ने फराह का हाथ थाम लिया। प्लीज तुम मुझे बताओ, कौन है वो? रूही ने फराह की आंखों में देखते हुए कहा। कौन है वो जिसको यहाँ कैद किया गया था? वो जिसका डर आज भी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। फराह कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से बुदबुदाई। जलपरी अंजलि की मौत को कई दिन बीत चुके थे और धीरे धीरे ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे आत्महत्या मानकर आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। पुलिस इस केस में कोई भी खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी और इसका दबाव उनके साथ साथ कॉलेज के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा था। सवाल न केवल उसकी प्रतिष्ठा का था, किंतु लगातार 2 घटनाओं ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया था।
प्रिंसिपल भीमसेन जोशी के माथे पर लकीरें साफ देखी जा सकती थीं और उन्होंने सभी टीचर्स और स्टाफ को खास अलर्ट जारी किया हुआ था। यहाँ तक कि हाल यह था कि स्पोर्ट इवेंट्स तक पर स्थगित होने का खतरा मंडरा रहा था। इस सब में अगर सबसे ज्यादा कोई स्टूडेंट परेशान था तो वो रूही थी। जिस तरह से अंजलि पर हमला हुआ और उसकी मौत हुई, कहीं ना कहीं वो खुद को उससे जोड़कर देख रही थी और उसका कारण यह भी था कि उसको आने वाले वही डरावने ख्वाब अंजलि को भी आते थे। रूही चाहकर भी उसकी दी हुई चेतावनी को भूल नहीं पा रही थी और ऊपर से ख्वाबों ने उसकी नींद उड़ा रखी थी। हालांकि कल रात हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद उसे कुछ सुराग जरूर मिले हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे। रूही एक खाली पीरियड में मौका देखकर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी एक पुरानी किताब पर झुकी हुई थी। दिव्या उसके ठीक सामने थी, जो थोड़ी चिंता से उसे देखे जा रही थी, जबकि जॉन बेंच के एक किनारे पर बेदिली से बैठा हुआ था। इस किले का निर्माण सन 1890 में हुआ था, जब इसके तत्कालीन राजा ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र यानी राजा जयसिम्हा द्वितीय का सन 1895 में इसी किले में राज्याभिषेक हुआ, जो कि सन 1917 तक रहे और इसके अंतिम शासक भी थे। उनकी एक बेटी राजकुमारी सूरीरत्ना और 3 बेटे थे और हाँ, कई रानियां भी। और जिस हिस्से को हम कॉलेज के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच में क्वीन हाउस यानी रानी महल था। रूही ने किताब को बंद किया और दिव्या से कहते हुए लंबी सांस ली। लेकिन कहीं पर भी किसी जलपरी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही कुछ ऐसा जो अजीब हो। जलपरी किसी का नाम तो नहीं लगता, दिव्या ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। यह तो बच्चों की कहानियों में होती हैं बस। जॉन और मैं बाहरी हैं। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम होना चाहिए था उसके बारे में, रूही ने कहा और मुंह लटकाए जॉन की ओर देखा। मैंने सच में ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, दिव्या ने कांधे उचकाते हुए कहा। हमें उन दोनों से ही पूछताछ करनी चाहिए। लगता नहीं कि वो लोग ज्यादा कुछ बताएंगे, पर फिर भी कोशिश की जा सकती है, रूही ने किताब पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों ना हम झील पर जाकर देखें, उसने अचानक से आए विचार को साझा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तक खामोशी से सुन रहे जॉन ने तेजी से कहा। हम किसी चुड़ैल के पास खुद चले कर नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो चुड़ैल होता है, दिव्या ने उसे घूरते हुए कहा। वैसे तुम्हें डरते हुए देखकर अच्छा लगता है, वो कुटिलता से मुस्कुराई तो जॉन ने मासूम सा मुंह बना दिया। ना तो हम आर्याना के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही अंजलि की मौत के बारे में। हमें कड़ी से कड़ी जोड़कर ही आगे बढ़ना होगा, रूही ने दूर कहीं देखते हुए कहा। अगर जलपरी का सच जानना है तो हमें सीधे उसके पास जाना होगा और इसके लिए थोड़ा बहुत तो जोखिम लेना ही पड़ेगा। सच्चाई किताबों से ज्यादा किस्सों में मिलती है। तीनों ने एकदम चौंक कर ऊपर देखा तो रघुनाथ खट्टर जी उर्फ सर फिलोसफर खड़े हुए रूही के सामने रखी किताब किले का इतिहास को घूर रहे थे। तुम लोगों को इस वक्त क्लास में होना चाहिए, उन्होंने आगे कहा और शक भरी नजरों से रूही को देखा। जी सर, दिव्या ने लड़खड़ाते हुए कहा और सब एक एक कर लाइब्रेरी से बाहर चले गए। दोपहर हो चुकी थी और ज्यादातर विद्यार्थियों की क्लासेस खत्म हो चुकी थी। रूही उस किले को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी, इसलिए अकेली ही उसको देखती इधर उधर घूम रही थी। किले का जो हिस्सा मोटी लोहे की ग्रिल से अलग किया हुआ था, रूही वहीं नजदीक खड़ी उसके पुराने खूबसूरत स्तंभ और ऊंचे मीनारों को देख रही थी। वो यूं ही ग्रिल्स के सटे आगे बढ़ने लगी और कॉलेज की एक साइड में पहुंच गई, इतनी कि अब कॉलेज के सामने का बड़ा सा मैदान दिखाई देना बंद हो चुका था। वहां एकदम शांति थी और साफ सफाई भी काफी कम थी। रूही कुछ देर लोहे की सलाखों को पकड़े उसे देखती रही और फिर वापस आने के मुड़ने लगी कि अचानक से उससे कोई टकरा गया। उसने हैरानी से मुड़कर देखा तो वही लड़की थी जो अंजलि की मौन श्रद्धांजलि के समय उससे टकराई थी। उसका चेहरा ठीक वैसे ही पीला था और वो घबराई हुई माथे के पसीने को साफ कर रही थी। एम सॉरी, उसने नजरें बचाते हुए कहा और बिना रुके बस आगे बढ़ने लगी। हे ऑल ओके, रूही ने संभलते हुए कहा। सुनो, उसे जाते देख उसने तेजी से कहा, लेकिन वो लड़की जा चुकी थी। उसने हैरानी से दाएं बाएं देखा और वापस जाने के बजाय और अंदर की ओर जाने लगी। घास फूस और घनी और बड़ी आने लगी और जगह जगह बियर की बोतल और तरह तरह की कचरा बिखरा मिलने लगा। उसने सावधानी बरतते हुए आगे कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक से ठहर गई। सामने एक कुत्ता कर रहा था, उसके जिस्म से खून निकल रहा था और वो अधमरा सा एक और लुढ़का हुआ था। रूही तेजी से उस लड़की को देखने के लिए पलटी, लेकिन तब तक कोई और उसे मिल चुका था। तो अब तुम जानवरों पर भी हमले करने लगी,
ध्रुव बियर की बोतल पकड़े अपने एक साथी के साथ वहां खड़ा हुआ था। उसकी हल्की नशीली आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रूही ने नजरें बचाकर वहां से निकलना चाहा तो वो एक कदम और आगे आ गया। खुद को बहुत चालाक समझती हो क्यों? ध्रुव ने तेज में आते हुए कहा। हाँ, पर तुमसे जरा सा कम। रूही ने भी गुस्से में आंखें मिलाई और तेजी से वहां से जाने लगी। वो पीछे से कुछ बड़बड़ाता रहा लेकिन वो उसकी बकवास के लिए रुकने वाली नहीं थी। वो कॉलेज के बड़े से मैदान में खड़ी चारों ओर देख रही थी कि शायद वो लड़की कहीं दिख जाए, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी परेशान दिख रही हो। रूही ने घूमकर देखा तो विक्रांत खड़ा था। वो नहीं, दरअसल अपने दोस्तों को देख रही थी। रूही ने बात बनाते हुए कहा। दोस्त तो हम भी हैं, राइट? विक्रांत ने कहा और हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ आगे कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? रूही ने भी जवाब में हाथ आगे कर दिया। विक्रांत मिजाज से थोड़ा मजाकिया और हरफन मौला इंसान था, जैसे दुनिया को देखने का उसका अपना एक नजरिया था। दोनों काफी देर वहां खड़े बातें करते रहे जब तक कि ललित और रूही के दोनों दोस्त दिव्या और जॉन उन्हें देखकर वहां आना धमके। शाम के 5 बजे थे और अभी अंधेरा गहराने में काफी समय था। रूही अपने दोस्तों दिव्या और जॉन के साथ कॉलेज के बिल्कुल पीछे विशालकाय जंगल में दाखिल हो चुके थे। आज रूही को रह रहकर कॉलेज के पहले दिन पढ़े पुराने वार्निंग बोर्ड की याद आ रही थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि खासकर शाम के वक्त जंगल में ना जाएं। रूही ने खुद को इसके लिए तैयार किया हुआ था, लेकिन दिव्या बहुत असहज महसूस कर रही थी और जॉन का हाल तो उससे भी ज्यादा खराब था। किसी टहनी के टूटने की आवाज से भी वो डर से उछल जाता था। वो धीरे धीरे चलते हुए इतनी आगे आ चुके थे कि अब कॉलेज की सबसे ऊंची मीनार भी पेड़ों में छिप चुकी थी। चारों ओर केवल घने पेड़ और उन पर लिपटी पड़ी पुरानी बेलें थी। कहीं कोई जानवर का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। सन्नाटा इतना कि मानो वो अपनी धड़कन सुन सकते हों। जॉन बीच बीच में लौटने की जिद करता तो कभी उछलकर तेजी से उनके आगे चलने लगता। सूरज की रोशनी अब कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन झील का अभी कोई अता पता नहीं था। वो फिर भी लगातार चलते रहे और अंततः उन्हें एक पुरानी पुलिस की वार्निंग लिखी पीली पट्टी दिखाई पड़ी, जो पेड़ों से निकलती हुई चारों ओर फैली हुई थी। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे कई सालों पहले लगाया गया होगा। उसके पास में ही एक पेड़ पर बोर्ड लगाया हुआ था। वो उसके नजदीक गए और रूही ने उसकी धूल को हाथ से हटाते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण सूचना, सभी को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आगे झील के क्षेत्र में जाना वर्जित है। यहाँ उपस्थित किसी भी प्रकार की वस्तु को ना छुए और ना ही अपने साथ लेकर जाएं। तीनों ने बारी बारी से उसको पढ़ा और एक दूसरे को देखने लगे। तीनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो एक पल ठहरे और फिर उस मंजिल की ओर बढ़ गए जिसके कारण यहाँ तक आए थे। अचानक से एक हवा के झोंके ने जैसे उनके बालों को उड़ा दिया। जॉन के कदम इतने भर से जैसे थम गए। उसने एक बार फिर से पीछे चलने के लिए कहा, लेकिन वो जानता था कि कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कुछ कदम और आगे बढ़ाए और अंततः उन्हें सामने झील का किनारा दिखाई देने लगा। वो थोड़ा और आगे आए और अब दूर तक फैली हुई झील साफ दिखाई देने लगी थी। उसके आसपास पीछे छूटे जंगल के मुकाबले कम पेड़ थे, जैसे किनारे के मैदान साफ किए गए हों। वो लोग किनारे के साथ थोड़ा आगे बढ़ने लगे और फिर उनके सामने एक ऊंचे से टीले पर बड़ा सा विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। उसकी झील वाले किनारे की शाखाओं पर कुछ रस्सियों के टुकड़े लटके हुए थे, जो शांति से अपनी पुरानी दास्तां बता रहे थे। अंधेरा अब गहराने लगा था। देखकर लगता है जैसे सैकड़ों साल पुराना पेड़ होगा, दिव्या ने उसको देखते हुए धीरे से कहा। लगता तो यही है, रूही ने बस उसकी बात दोहराई जबकि नजरें कुछ और तलाश रही थीं। कहाँ हो तुम? वो जोर से चिल्लाई। दिव्या और जॉन डर से सकपका गए। क्या तुम पगाल हो गई हो? जॉन ने रूही के हाथ को कसकर पकड़कर कहा। जलपरी, हमारे सामने आओ। इससे पहले कि दिव्या कुछ कहती, रूही एक बार फिर से चिल्ला पड़ी। बस अब बहुत हुआ, दिव्या ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह वार्निंग बोर्ड यहाँ खेलने के लिए नहीं लगाए गए होंगे रूही। अब हमें चलना चाहिए। इससे पहले कि जवाब में रूही कुछ कहती, वहां तेजी से सर्दी बढ़ने लगी। गड़ 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 गड़। अचानक से एक हल्की और अजीब सी आवाज तेज होने लगी। रूही वहां ठहरना चाहती थी, लेकिन दिव्या और जॉन डर के मारे उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ाहट में भागने लगे। गड़ 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 गड़। आवाज और तेज होने लगी। तीनों बस भागे जा रहे थे। जॉन ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि कुछ देर में वो दिखना बंद हो गया।
रूही भी डरी हुई थी, लेकिन वो जलपरी की अफवाह का सच जानना चाहती थी और उसको जो ठीक लगा उसने किया। वो तीनों पसीने से भीगे हुए उस काले जंगल से बाहर आ चुके थे। आइंदा यहाँ फिर कभी मत जाना, दिव्या ने हांफते हुए कहा और डर से कांप रहे जॉन की ओर देखा। आर यू ओके? Whose voice was that? जॉन इतना डर चुका था कि अपनी टूटी फूटी हिंदी भूल चुका था। उसकी आंखें कभी रूही को तो कभी दिव्या को देखती, इस आस में कि दोनों में से कोई एक यह बोल दे कि वो क्या चीज थी। बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर दिव्या अपने साथ घर के लिए निकल गई और रूही तमाम अनसुलझे सवालों के साथ हॉस्टल में जाने के लिए मुड़ गई। शाम के 7 बजे थे और हॉस्टल वार्डन की डांट सुनकर रूही दूसरी मंजिल पर जाने के लिए मुड़ चुकी थी। वो सीढ़ियों को चढ़ती रही और उन आवाजों के बारे में सोचती रही। वो ऊपर पहुंची और गैलरी में अपने आखिरी कमरे की ओर मुड़ गई। जू 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 एस जू। वो उन आवाजों के बारे में इतना सोच रही थी कि अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए भी उसको ऐसा लगा जैसे वहीं से आवाज आ रही हो। जू 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 एस जू। वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और आवाज बिल्कुल साफ और उस कमरे के भीतर से आती सुनाई दे रही थी। वो डर से एक पल के लिए ठहरी और दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसके बेड पर कोई लड़की सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी। उसके कपड़े गिले और चिपचिपे थे और बाल अजीब तरह से उलझे और भीगे हुए। उसका चेहरा दूसरी ओर था। उसके जख्मी चिपचिपे दाएं हाथ में रूही के टेडी बियर का धड़ था और बाएं हाथ में उसकी गर्दन थी। उसका गुनगुनाना रूही के आते ही बंद हो गया था और फिर कुछ पलों के बाद वो आगे पीछे हिलने लगी। रूही सांस अटकी हुई पत्थर सी बस एक जगह खड़ी थी। उसने दरवाजे को बंद करने के लिए एक कदम पीछे किया ही था कि एक झटके में उसकी गर्दन रूही की ओर घूम गई और खौफनाक चेहरा सामने हो गया। उसके चेहरे पर जख्म थे जो सड़ चुके थे, जहां जगह जगह हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद जैसे उबली हुई बाहर निकली हुई थीं और काले भयानक दांत कुटिल मुस्कान में चमक रहे थे। आहा! रूही की दहशत भरी भयानक आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज चुकी थी। हमें तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, दिव्या ने अफसोस में सर हिलाया। अब तक जो ख्वाब में थी अब वो हकीकत में सामने आकर बैठ गई है। वो ख्वाब भी हकीकत से कम बुरे नहीं थे दिव्या, रूही ने कमजोरी से कहा। ख्वाबों में उसके जख्म ताजा होते हैं और सामने से ऐसे लगा जैसे कई सालों से वो सड़ रहे हों। बस इतना ही फर्क था, उसने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। वो एक चुड़ैल है यार, एक सचमुच का भूत। कौन यकीन कर सकता है? दिव्या ने हैरानगी दिखाते हुए गोल गोल आंखों को घुमाया। क्या उसने कुछ कहा? कोई शब्द जैसे ख्वाबों में बोलती है। कुछ नहीं, वो मेरे टेडी बियर से खेल रही थी। रूही दूर कहीं देखते हुए बोले जा रही थी। उसका सर पूरा पीछे की ओर मुड़ गया था। बहुत ही भयानक था। थैंक गॉड उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, जॉन ने तरस खाती नजरों से रूही को देखते हुए कहा। क्या करेगी? मार ही देगी ना? रूही ने मजबूत होते हुए कहा। लेट द फाइट बिगिंस, डोंट बी स्टूपिड। तुम्हें कुछ नहीं होगा, दिव्या ने कहा और उसके गालों को धीरे से छुआ। यहाँ बस डिंपल अच्छे लगते हैं रूही, वो धीरे से मुस्काई। हम उससे लड़ जाएंगे रूही, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, जॉन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तो रूही की आंखों में पानी तैर गया। हाँ बस अगली बार हमारे साथ भागना, दिव्या ने जॉन से मजाक में कहा तो तीनों खुलकर हंस दिए। आखिरी क्लास खत्म होने को थी। पूरे दिन की थकी हारी रूही यह सोच सोच कर परेशान थी कि हॉस्टल वापस जाए या फिर पापा को सारी सच्चाई बताकर घर लौट जाए। हालांकि उसके दिल में डर तो था ही, लेकिन यहाँ रहकर वो चीजों को ज्यादा नजदीक से देख और समझ सकती थी। अंततः उसने यह बात छुपाने का फैसला किया। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, क्लास टीचर रघुनाथ खट्टर जी ने बुलंद आवाज में कहा तो ख्यालों के ताने बाने में उलझी रूही वापस से क्लास में लौट आई। आगामी हफ्ते से कॉलेज के स्पोर्ट इवेंट्स शुरू होने वाले हैं। इतना कहते ही क्लास में खुसुर पुसुर की आवाजें तेज हो गईं। कृपया सभी शांत रहें। जिस भी विद्यार्थी को जिस भी स्पोर्ट में हिस्सा लेना है वो कल हमारी स्पोर्ट टीचर मारिया मैम से मिल लें। उन्होंने अपनी बात खत्म की और मेज पर रखे अपने कागज उठाने लगे। स्विमिंग में आर्याना से बेहतर कोई नहीं था। पीछे से आई धीमी आवाज ने रूही का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखो इस बार हमारी क्लास से कौन भाग ले। क्या हुआ? दिव्या ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने कुछ नहीं में सर हिला दिया। वो तेजी से उठी और बाहर की ओर लपकी। एक्सक्यूज मी सर, रूही ने गैलरी में तेजी से आगे बढ़ते हुए रघुनाथ सर को आवाज लगाई तो उन्होंने एकदम से रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा। हे रूही,
उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए उलझन से कहा, जी कहें, कुछ पूछना था? जी सर, दरअसल यह क्लास से रिलेटेड नहीं है पर। रूही ने बात को गोल गोल घुमाते हुए कहा। हाँ हाँ, पूछो बेटा, रघुनाथ जी ने तेजी से कहा, जैसे कहीं जाने की जल्दी में हो। सर, क्या आप जलपरी के बारे में कुछ जानते हैं? रूही ने सीधे ही सवाल दाग दिया। जो रघुनाथ जी जल्दी में दिख रहे थे वो एकदम से स्थिर हो गए। उन्होंने कई पलों तक उलझी नजरों से रूही को देखा। एक नाम था मौत का, जो गुजर चुका है, उन्होंने शालीनता से जवाब दिया। और बेहतर होगा अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खास तौर पर ऐसे माहौल में, उन्होंने कहा और जाने के लिए मुड़ने लगे। और क्या हो अगर वो लौट आए तो? रूही ने कहा तो उनके कदम थम से गए और मुड़कर दिलचस्पी से रूही को देखने लगे। बस दुआ करना कि ऐसा कभी ना हो, उन्होंने धीरे से, और भीड़ में ओझल हो गए। रूही कई मिनट तक वहां खड़ी रही और फिर फोन निकालकर अपने पापा को लगा दिया। कुछ सेकेंड रिंग गई और फिर एक भारी आवाज उधर से आई। हेलो बेटा, कैसे हो? त्रिपाठी जी की आवाज आई। हेलो पापा, कुछ जानकारी चाहिए थी। रूही हालचाल पूछने के मूड में नहीं लग रही थी। ओके, हाँ कहो, क्या बात है? त्रिपाठी जी ने कहा, मुझे आर्याना और अंजलि केस की डिटेल्स चाहिए। क्या आप प्लीज दे सकते हैं? वो भी बिना ज्यादा सवाल किए, रूही ने कहा और उनकी हाँ का इंतजार करने लगी। अच्छा ठीक है, पर ओके, आप मुझसे कल मिलिए, त्रिपाठी जी ने कहा। वो थोड़ा उलझन में लग रहे थे। ठीक है, पर पहले मुझे कुछ पूछना है। दोनों केसों में आपको कुछ पैटर्न कॉमन लगा? रूही ने अपना पहला सवाल दाग दिया। हाँ, बस एक चीज, त्रिपाठी जी की आवाज आई। क्या? रूही उंगली क्रॉस करके बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। वो दोनों ही स्विमर थीं, त्रिपाठी जी ने कहा, और बिना कुछ कहे ही रूही ने फट से फोन कट कर दिया। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, यह है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।